गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीगल और जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में चैप्टर 12 स्टार्ट किया था, आज भी हम चैप्टर 12 कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चैप्टर 12 में कल हमने 8 सेक्शंस पढ़े थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आज फिर थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि हम चैप्टर 12 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो कॉइन से रिलेटेड करेगा, कॉइन मीन्स सिक्का, और सेकंड पार्ट जो है वो किससे डील करेगा, वो करेगा डील गवर्नमेंट स्टाम्प से। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 12 है वो क्या बोलता है, कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प से डील करता है। उसमें अगर काउंटर फिटिंग होती है, उनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे कि सेक्शन 230 से हम पढ़ रहे थे, चैप्टर सेक्शन 230 हमारा फर्स्ट सेक्शन था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कॉइन की डेफिनेशन। कॉइन क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि मेटल का कोई होता है जिसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, और अभी की गवर्नमेंट में वो कॉइन चल रहा है, वो सिक्का प्रिवेल है, तभी वो लागू होगा। जैसे अगर आप माने कि पहले जो मुद्राएं चलती थी या गोल्ड कॉइन चलते थे शहनशाह के टाइम पे, अगर आप वो अभी चलाएंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी जो चल रहा है, अभी जो लीगल है, वही अगर आप उसमें वही चला रहे हैं तो तभी वो यहाँ पे माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये हमने चैप्टर 12 का फर्स्ट सेक्शन 230 पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे नेक्स्ट सेक्शन पे। पहले मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट पार्ट हम कॉइन का पढ़ रहे हैं, तो कॉइन का भी हम जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉइन मतलब काउंटर फिटिंग पढ़ा था कि काउंटर फिट क्या होता है। जैसे हमने डेफिनेशन तो पढ़ी है सेक्शन 28 आईपीसी में, चैप्टर 2 में, है ना। पर अब हमने क्या पढ़ा था, ये जो फर्स्ट हमारा कॉइन वाला पार्ट है, इसको भी हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। इससे हमें इजीली समझ आएगा। ओके, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये जितने भी सेक्शन है, इनमें फर्स्ट वाला जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो डील करेगा कि नॉर्मल सिंपल कॉइन होता है, उससे अगर उसके साथ कोई काउंटरफीट या कूटकरण हुआ है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक उसी के बाद वाला जो सेक्शन है वो किससे डील करेगा, वो डील करेगा इंडियन कॉइन से। अगर कोई इंडियन कॉइन के साथ काउंटर फिटिंग करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाती है, एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो चीज़ हम पढ़ रहे थे। ओके, तो अभी हम जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे कॉइन से रिलेटेड वो कैसे होंगे, फर्स्ट सेक्शन डील करेगा सिंपल कॉइन से, और सेकंड सेक्शन किससे डील करेगा, इंडियन कॉइन से। इन दोनों में पनिशमेंट बताई गई है। ओके, तो हम 230 पे आए थे। 230 मैंने आपको जैसे बता दिया, सेक्शन किसकी, कॉइन की डेफिनेशन बताता है। उसके बाद के जो 2 सेक्शन है वो काउंटर फिट और उसको अगर काउंटर फिटिंग करते हैं तो उसकी पनिशमेंट बताता है। ओके, 231 क्या बोला था, काउंटर फिटिंग कॉइन, इसकी पनिशमेंट क्या है। इसकी पनिशमेंट हमने पढ़ी थी कि 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है अगर कोई कूटकरण करता है तो। ठीक वैसे ही अब नेक्स्ट जो 232 पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन। अगर कोई इंडियन कॉइन जो होता है, मान लो 10 रुपए का सिक्का हमारे यहाँ चलता है, ओके, या फिर 1 रुपए का, 2 रुपए का, जितने का भी सिक्का चल रहेगा, उसके साथ अगर कोई काउंटरफीट या कूटकरण करता है इंडियन कॉइन के साथ, तो वो कितना पनिशेबल होगा, वो 232 आईपीसी के सेक्शन 232 में पनिशेबल होगा, और उसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है, 10 साल तक की सजा। ओके, फिर हम 233 पे आए थे। 233 किससे डील कर रहा था, 233 से जो सेक्शन पढ़ा था हमने वो डील करता था इंस्ट्रूमेंट से। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन है वो काउंटर फिट के लिए जो मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, टूल लगते हैं, उनको अपने पास रख रहा है या बना रहा है या बेच रहा है या खरीद रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। अगर कोई काउंटर फिट करने के पर्पज से इंस्ट्रूमेंट लेता है या बेचता है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, क्योंकि बेसिक तो यही है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होंगे तो काउंटर फिटिंग हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है या बेच रहा है वो भी पनिशेबल है। 233 में सिंपल कॉइन के लिए और 234 में इंडियन कॉइन के लिए। गॉट इट, इनकी पनिशमेंट बताई गई है। फिर हम आए थे 235 पे। 235 किससे डील करता है, वो भी इंस्ट्रूमेंट से ही डील करता है, पर वो बोलता है पोजीशन। जैसे पहले के जो सेक्शन थे दोनों, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन बनाता है और बेचता है इंस्ट्रूमेंट, तो खरीदता है और बेचता है, बनाता है, ये सब चीज़ें पनिशेबल थी 233 और 234 में। 235 किससे डील कर रहा है, पोजीशन से। पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल,
फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन। ओके, यहाँ पे पोजीशन डील करता है कि अगर कोई पर्सन इंस्ट्रूमेंट को रखता है अपने पास तब भी वो पनिशेबल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बनाना और बेचना ही पनिशेबल ऑफेंस है, नहीं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पास रखना भी एक ऑफेंस है। ओके, 235 में ये बता दिया था कि पोजीशन के लिए पनिशमेंट है। 236 जो है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हर सेक्शन अपने अपने 2 सेक्शन है, फर्स्ट सिंपल कॉइन के लिए, सेकंड इंडियन कॉइन के लिए। ओके, पर तो 236 सेक्शन है ना, जो 236 सेक्शन, वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके साथ कोई और सेक्शन डील नहीं करता। इसमें क्या बताया था, अबेटमेंट। ये क्या बोल रहा था कि एक पर्सन है, वो इंडिया में रह के किसी बाहर की कंट्री में कोई दूसरा पर्सन है उसको अबेट कर रहा है और उसको कह रहा है कि भाई तू काउंटर फिटिंग कर, या फिर भाई तू कूटकरण कर करेंसी के साथ, सिक्कों के साथ। तो ये जो अबेटमेंट कर रहा है ना इंडिया में रहते हुए, वो सेक्शन 236 में पनिशेबल है। ओके, इसका कोई और दूसरा सेक्शन नहीं है, ये पर्टिकुलर अपने अपने एक सिंगल सेक्शन है। फिर हम 237 पे आए। 237 क्या बोलता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से डील करता है। ओके, 237 और 238, फर्स्ट में सिंपल कॉइन आ जाएगा, सेकंड में इंडियन कॉइन आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 237 इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफिट कॉइन। ओके, मतलब अगर कोई सिंपल कॉइन को आयात करता है, निर्यात करता है, यानी कि एक कंट्री से इंडिया से पर्टिकुलर इंडिया तो होना ही चाहिए क्योंकि हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई इंडिया से कॉइन का कूटकरण करके या काउंटर फिटिंग करके कोई दूसरी कंट्री में भेज रहा है, इंडिया की करेंसी या सिंपल कॉइन, इंडिया की कॉइन या सिंपल कॉइन, कोई भी सिंपल कॉइन हुआ तो 237 और इंडिया का कॉइन हुआ तो 238 में पनिशेबल है। आयात निर्यात अगर इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है या मंगवा रहा है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है 237 और 238 में। अब आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 239 से। कल तक की क्लास में मैंने आपको 238 पढ़ा दिया था। अगर आपको अच्छे से और पढ़ना है तो आप कल की क्लास में देख सकते हैं, कल का वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 239 से। आईपीसी का सेक्शन 239 क्या कहता है, ये आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम 5 सेक्शन पढ़ने वाले 239 से। तो इसके जो फर्स्ट 3 सेक्शन है वो किससे डील करेंगे, डिलीवरी से, कि अगर कोई पर्सन काउंटर फिटिंग वाला जो कॉइन है, कूटकरण किया हुआ जो सिक्का है, उसको किसी और पर्सन को डिलीवर करता है, देता है, तो वो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्योंकि अगर देगा ही नहीं तो वो ऑफेंस आगे मतलब चीज़ बढ़ेगी नहीं, वो चीज़ वहीं रुक जानी चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन किसी को डिलीवर करता है, मतलब देता है कोई फेक कॉइन, काउंटर फिट किया हुआ कॉइन, तो वो ऑफेंस है 239, 240 और 241 में। ओके, ये 3 सेक्शन है जो हम अभी पढ़ते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 239 आईपीसी, डिलीवरी ऑफ कॉइन possessed with knowledge that it is counterfeit, एक पर्सन है जो कॉइन की डिलीवरी कर रहा है। ऑब्वियसली अगर नॉर्मल कॉइन हुआ तो वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, पर वो इसको अपने पास रख रहा है, पजेस कर रहेगा, ठीक है, इस नॉलेज से कि वो जानता है कि ये कॉइन जो है ये नॉर्मल कॉइन नहीं है, काउंटरफिट किया हुआ कॉइन है, ये कूटकरण किया हुआ कॉइन है, उसके बावजूद वो अपने पास रखता है और वो किसी और को ट्रांसफ़र करता है या देता है, डिलीवर करता है, तो वो सेक्शन 239 में पनिशेबल ऑफेंस है। अब जो 239 है वो किससे डील करता है, वो सिंपल कॉइन से डील करता है। पर जो 240 है वो किससे डील करता है, 240 डील करता है इंडियन कॉइन से। अगर कोई पर्सन इंडियन कॉइन को अपने पास पहले तो रखता है, पजेस करता है और उसके बाद वो किसी और को डिलीवर करता है, तो वो सेक्शन 240 में पनिशेबल होगा। ओके, इसकी हिंदी क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। 239 क्या बोल रहा है, देखो, सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। देखो, जिस सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। ये क्या बोल रहा है, कब्जे में आने के टाइम मतलब पोजीशन के टाइम पे एक पर्सन है जिसने डिलीवर किया कोई कॉइन आपको। अब आप जानते हैं कि वो कॉइन उस टाइम लेते टाइम आप जानते हैं कि ये काउंटर फिट किया हुआ कॉइन है, उसके बावजूद आप उसको लेते हैं, रखते हैं और वो आगे भी डिलीवर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो 239 के तहत आप पनिशेबल होंगे। ओके, देखो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है डायरेक्ट लैंग्वेज में, वो हम पढ़ते हैं। Whoever having any counterfeit coin,
whoever कोई भी पर्सन हो सकता है वो, having any counterfeit coin which at the time when he become possessed of it he knew to be counterfeit। वो जब रख रहा है अपने पास, possess कर रहा है अपने पास, रख रहा है वो कॉइन को काउंटर, तो वो जानता है, उसको नॉलेज है कि ये कॉइन जो उसके पास है वो काउंटरफिट किया हुआ, वो कूटकृत किया हुआ कॉइन है या सिक्का है। ओके, देखो क्या बोल रहा है आगे, फ्रॉड्यूलेंटली और विथ इंटेंट दैट फ्रॉड में बी कमिटेड डिलीवर्स द सेम। अब वो क्या जानता है कि ये काउंटरफिट किया हुआ कॉइन है, वो जानता है, उसके बावजूद वो धोखाधड़ी से फ्रॉड्यूलेंटली किसी और को सेम कॉइन डिलीवर करता है। पहले तो उसने अपने पास रखा ये जानते हुए कि ये काउंटरफिट किया हुआ कॉइन है, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। उसके बाद उसने वही सेम सिक्का किसी और को ट्रांसफ़र भी कर दिया, तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करता तो वहीं पे चेन टूट जाती, वहीं पे ऑफेंस ख़त्म हो जाता। पर नहीं, उसने तो डिलीवर कर दिया, वो पर्सन किसी और को डिलीवर करेगा तो ऑफेंस तो बढ़ रहा है ना, इसलिए ये चीज़ पनिशेबल है। तो ये क्या बोल रहा है, डिलीवर्स द सेम टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट टू इंड्यूस एनी पर्सन टू रिसीव इट, या फिर वो किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहा है कि, तो अटेम्प्ट कर रहा है, इंड्यूस करने का अटेम्प्ट कर रहा है कि तुम ये सिक्का मुझसे ले लो। ओके, किसी तरीके से, कोई चाल से, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि कोई पर्सन उससे ये काउंटरफिट किया हुआ कॉइन एक्सेप्ट कर ले। ओके, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे जो मैं आपको फर्स्ट में ही डिफरेंस बता देती हूँ, 239 में कितनी पनिशमेंट है, 5 साल की। वहीं अगर 240 जो इंडियन कॉइन से डील करता है, जैसे मैंने आपको बताया सेम सेक्शन है, सिर्फ इसमें 240 क्या बोल रहा है, इंडियन कॉइन, तो इसकी क्या पनिशमेंट होगी, इसकी पनिशमेंट होगी 10 साल। अगर इंडिया की कॉइन से कोई कूटकरण करता है तो ऑब्वियसली उसकी जो पनिशमेंट हो जाती है वो एग्रावेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो 239 में जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, वो 5 साल की पनिशमेंट बताता है। ठीक वैसे ही 2 साल जो 240 है वो किससे डील करता है, 10 साल की पनिशमेंट बताता है। क्या बताता है, दोनों चीज़ें सेम बोलती है कि दोनों सेक्शन क्या बोलते हैं कि एक सेकेंड ना, ठीक है मैं बता दूंगी आपको बाद में। ओके, या फिर आप बुक भी देख सकते हैं, इसमें आप वीडियोस अपलोड किए हैं, एक सर ने आईपीसी के वीडियोस बताए हैं, वीडियो में बताया कि कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है आईपीसी के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि 239 और 240 क्या बोलता है कि एक पर्सन है जिसने पहले तो उस सिक्के को रखा अपने पास, पजेस किया अपने पास, रखा ये जानते हुए कि ये कूटकरण वाला या फिर फेक कॉइन है या फिर काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके बावजूद उसने रखा और उसके बाद उसने इंटेंशनली ये कॉइन किसी और को डिलीवर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया इंटेंशनली, ये जानते हुए कि ये एक ऑफेंस है, उसके बावजूद वो किसी और को ये ट्रांसफ़र करता है, डिलीवर करता है। तो वो अगर सिंपल कॉइन ट्रांसफ़र कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो वो 239 में पनिशेबल है, और 240 में वो तब पनिशेबल होगा जब वो इंडियन कॉइन को ट्रांसफ़र करेगा, डिलीवर करेगा। ओके, यहाँ पे हमारा 240 भी ख़त्म हो गया। मैं आपको एक बार 240 का बता देती हूँ। डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन possessed with knowledge that it is counterfeit। इसकी हिंदी क्या बोल रहा है, उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात। ओके, ये इसमें सिर्फ इंडियन कॉइन है, बाकी सेम लाइन है। अब मैं आती हूँ 241 पे, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 241, जो है तो इन्हीं का आगे का फॉर्म, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम पढ़ लेते हैं। ओके, 241 क्या बोल रहा है, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट पजेस्ड द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफिट। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप लिख लीजिए, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट पजेस्ड द डिलीवर डिडेंट नो टू बी काउंटरफिट। क्या होता है, इसमें ये बोला गया है कि एक पर्सन है जिसको एक कॉइन मिला, पर वो उस टाइम पे मिला तब वो जानता नहीं था कि ये काउंटरफिट वाला कॉइन है या कूटकरण वाला सिक्का है। ओके, उसको कोई नॉलेज नहीं था कि ये कॉइन जो है फेक कॉइन है, वो उसको लगा रियल है। ऑब्वियसली कई बार हम भी
जाते ही हैं तो फेक नोट के साथ ज़रूर करते हैं हम। जो करेंसी होती है हमारी, नकली नोट मिल गया तो हम चला के आ जाते हैं, फिर वो दूसरे वाले को तो पता नहीं होता। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बोला है कि अगर कोई पर्सन है, उसको लेते टाइम, ये कॉइन लेते टाइम ये नॉलेज नहीं था कि ये काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके बावजूद वो ले लेता है, फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हेडेक नहीं लेना चाहेगा, फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। हम जो नकली नोट चला देते हैं ना कि ठीक है किसी को पता नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में एक ऑफेंस है। यहाँ पे कॉइन की बात कर रही है तो हम कॉइन पढ़ लेते हैं। तो कॉइन अगर अभी नॉलेज नहीं है लेते टाइम कि ये तो फ्रॉडुलेंट या फिर सॉरी फेक कॉइन है या फिर ये काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके आपने ले लिया, ठीक है ले लिया, बट अगर आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आपको ये हेडेक नहीं चाहिए, आप ये ट्रांसफ़र कर देते हो, डिलीवर कर देते हो, डिलीवर करते टाइम आपको नॉलेज है कि ये कॉइन जो है काउंटरफिट वाला कॉइन, उसके बाद भी आप डिलीवर करते हैं, तो आप सेक्शन 241 IPC के तहत पनिशेबल है। इसका पनिशमेंट क्या है? वैसे तो 2 साल पनिशमेंट है, पर फाइन भी बताया गया इसमें। अब इसमें फ़ाइन कितना होगा? इसमें फ़ाइन होगा जितने का कॉइन का आपने काउंटरफिट किया है, डिलीवर किया है, जितने का कॉइन, जैसे मान लो 10 रुपये का कॉइन है, वो आपने डिलीवर किया है ये जानते हुए कि वो काउंटरफिट वाला है, उसके बावजूद आपने वो डिलीवर किया है, तो उसका इंटू 10 टाइम्स जो होगा वो आपको फाइन देना होगा। ओके, 10 × 10 = 100, तो आपको 100 रुपीज़ फाइन पे करना होगा। पनिशमेंट कितना है? 2 साल का। ओके, और वो आइदर डिस्क्रिप्शन का है, मतलब वही सिंपल और रिगरस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 241 जो है मैं आपको पढ़ देती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन विच व्हेन फर्स्ट पजेस्ड, जब पहली बार आपने लिया तो आपको नॉलेज नहीं था कि वो काउंटरफिट वाला कॉइन है। द डिलीवर डिड नॉट नो टू बी काउंटरफिट। ओके, अब ये आगे क्या बोल रहा है? Whoever delivers to any other person as genuine or attempt to induce any other person to receive as genuine, मतलब वो genuine चीज़ें थी, वो बाद में पता चला। ओके, any counterfeit coin which he knows to be counterfeit but which he did not know to be counterfeit at the time when he took it, उसको तब नहीं पता था जब वो ले रहा था कि ये counterfeit वाला coin है। ओके, he took it into his possession shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. फाइन कितना होगा? with fine to an amount which may extend to 10 times the value of the coin counterfeited or with both. ओके, अब इसका मैं एक इलस्ट्रेशन पढ़ देती हूँ। वैसे इलस्ट्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है बट फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका पहले आप हिंदी सुन लो। क्या बोल रहा है? किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान, जिसका परिधान करने वाला, परिधान मतलब डिलीवर, ओके, किसी को देना, दान करना, ओके, जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया कूटकृत होना नहीं जानता था। समझ रहे हो आप? जब वो उसके पास फर्स्ट टाइम आया तब वो नहीं जानता था कि ये जो कॉइन है ये कूटकृत वाला है या फेक कॉइन है। गॉट इट? क्या बोल रहा है? जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसा कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता हो किंतु जिसका वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया कूटकृत होना नहीं जानता था, असली सिक्के के रूप में परिधान कर देगा। वो ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा जैसे वो रियल कॉइन है, जेन्युइन कॉइन जो होता है वैसा उसने ट्रांसफ़र कर दिया है, डिलीवर कर दिया किसी और को। ओके, या किसी दूसरे व्यक्ति को उसे असली सिक्के के रूप में लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या इतने जुर्माने से जो कूटकृत सिक्के के मूल्य में 10 गुना तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ओके, अब हम इसके इलस्ट्रेशन पे आते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा है? देखो, अ कॉइनर डिलीवर्स काउंटरफिट कंपनीज रुपीज टू हिज accomplice B फॉर द पर्पस ऑफ अटरिंग दैम। ओके, क्या हुआ? ए ने एक कॉइन बनाया जो उसने बी को ट्रांसफ़र किया, बी सेल्स द रुपीज़ टू सी, बी ने वो रुपीज़ किसको सेल किया? सी को। ओके, फिर अनादर अटरर सी अनादर अटरर हु बाइज देम नोइंग देम टू बी काउंटरफिट, बी ने बेचा, ओके, पर सी ने ये जानबूझकर खरीदा क्योंकि उसको नॉलेज था कि ये काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके बावजूद उसने खरीदा। ओके, इंटेंशनली सी को पता था कि ये काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके बावजूद उसने खरीदा। ओके, अब सी पेज अवे द रुपीज़ फॉर गुड्स टू डी,
सी ने कुछ सामान, कुछ गुड्स, कुछ माल खरीदा डी से। ओके, अब डी को नॉलेज नहीं था कि उसने जो कॉइन लिया है माल के बदले सी से वो काउंटरफिट वाला कॉइन है। डी ने तो ले लिया नॉर्मल सेम कॉइन समझ के बस रख लिया। ओके, अब डी हु रिसीव्स देम नॉट नोइंग देम टू बी काउंटरफिट, अब D after receiving the rupees discovers that they are counterfeit and pays them away as if they were good। अब डी को तो पीछा छुड़ाना है तो वो क्या करता है, वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है कि चलो ठीक है, ख़त्म हो, मेरा माल मिल जाए मुझे। डी ने कुछ माल खरीद लिया और उसने वो पैसे किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए, जबकि उसको पता चल गया था कि ये कॉइन काउंटरफिट वाला है, उसके बावजूद वो पे कर देता है। तो यहाँ पे डी इस सेक्शन में 241 में पनिशेबल होगा, क्योंकि उसने लिया, उस टाइम पे उसको नॉलेज नहीं था। ठीक है, माना, ठीक है, तुम यहाँ तक गिल्टी नहीं हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि ये काउंटरफिट वाला कॉइन है। पर जब आपने किसी और को डिलीवर किया ये जानते हुए कि वो काउंटरफिट वाला कॉइन है, उसके बावजूद आपने उसको ट्रांसफ़र किया, किसी को दिया, तो यहाँ पे चेन बढ़ती जा रही है ना, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, तो आप सेक्शन 241 में पनिशेबल हो जाओगे। मतलब जो डी है जिसने ट्रांसफ़र किया वो इस सेक्शन में पनिशेबल होगा। ओके, डी इज़ पनिशेबल ओनली अंडर दिस सेक्शन, बट बी और सी जो है, बी और सी जो जानते थे कि ये वाला जो कॉइन है ये काउंटरफिट वाला है, उसके बावजूद वो खरीदते हैं और बेचते हैं, तो बी और सी कहाँ पनिश होंगे? बी और सी आर पनिश्ड अंडर सेक्शन 239 एंड 240 एज द केस में भी। तो हमने जो पहले के सेक्शन पढ़े ना, उसमें जो पनिशमेंट है 5 साल 10 साल, और उसमें वो बी और सी जो है वो उसमें पनिशेबल होंगे, और जो डी है वो सिर्फ इस सेक्शन में पनिशेबल होगा, उसको 2 साल की सज़ा विद फाइन होगा। ओके, अब हम आते हैं 242 पे। हमारा आईपीसी का नेक्स्ट सेक्शन है 242। वो क्या कह रहा है? 242 सेक्शन जो है वो अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले जो सेक्शन थे वो पहले के एग्जाम्स में मोस्टली 244 पूछा जाता था या 245 पूछा जाता था, बट अभी मोस्टली 242 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप 242 अच्छे से पढ़िएगा। ये क्या बोल रहा है? पोजीशन। 242 और 243 जो है वो किससे डील करते हैं? पोजीशन से। जैसे पहले वाले सेक्शन जो 3 हमने पढ़े वो किससे डील करते थे? वो डिलीवरी से डील करते थे कि अगर कोई पर्सन डिलीवर कर देता है काउंटरफिट कॉइन का तो वो पनिशेबल है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर कोई व्यक्ति काउंटरफिट वाला कॉइन रखता है, अपने पास पजेस करता है, तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? देखो 242 आईपीसी, possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो। possession of counterfeit coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। ओके, देखो हिंदी क्या बोल रहा है? कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। कोई पर्सन है जिसको कोई कॉइन मिला और वो लेते वक्त जानता था कि ये कॉइन जो है ये नॉर्मल कॉइन नहीं है, ये काउंटरफिट वाला कॉइन है या फिर कूटकृत वाला कॉइन है, उसके बावजूद वो लेता है, एक्सेप्ट करता है और अपने पास रखता है, तो वो सेक्शन अगर सिंपल कॉइन है तो वो 242 में अप्लाई होगा, 242 में पनिशेबल होगा। पर वहीं अगर वो इंडियन कॉइन को अपने पास रखता है, ये जानते बूझते कि वो कूटकृत वाला कॉइन है, उसके बावजूद वो अपने पास रखता है इंडियन कॉइन, तो वो 243 में पनिशेबल होगा। ओके, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये क्या बोल रहा है। सिर्फ पनिशमेंट का खेल है, बाकी तो सिंपल ही है। क्या बोल रहा है? whoever fraudulently or with intent that fraud may be committed। कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन, ओके, वो फ्रॉडुलेंटली या तो फिर ये जानते हुए कि इस चीज़ से फ्रॉड कमिट हो सकता है, आगे अगर वो ट्रांसफ़र करेगा या अपने पास रखेगा तो कोई भी पर्सन इसका फ़ायदा उठा के कोई फ्रॉड कमिट कर सकता है। ठीक है, इज इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो वही कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जिसने अपने पास कोई काउंटरफिट वाला कॉइन रखा हुआ है, ओके, ये जानते हुए कि ये काउंटरफिट वाला है, उसके बावजूद मतलब कूटकृत वाला कॉइन है, उसके बावजूद वो अपने पास रखता है, तो हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही बिकेम पजेस्ड। जबकि और सिर्फ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जब रख रहा है ना ये कॉइन, उसको पता था कि ये काउंटरफिट वाला है, उसको पता था कि ये फेक कॉइन है, रियल कॉइन नहीं, फिर भी वो रख रहा है, तब वो इस सेक्शन में पनिशेबल होगा, वरना नहीं होगा। ओके,
became possessed thereof that such coin was counterfeit shall be punished with 3 साल की सजा विद फाइन। ओके, अब इसी का सेम जो 243 है उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंडियन कॉइन है और उसकी पनिशमेंट बढ़ गई कितनी, 7 साल की सजा। ओके, बाकी सेम ही है। देखो हिंदी सुन लो आप लोग, 242 इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से पढ़ समझना। ओके, क्या बोल रहा है, जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था, जानता था कि वह कूटकृत है, कपट पूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसका नेक्स्ट सेक्शन 243 क्या बोल रहा है, possession of Indian coin, possession of Indian coin by person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof, ये चीज वो बोल रहा है। ओके, अब इसमें सिर्फ पनिशमेंट का डिफरेंस है 7 साल। पहले वाले सेक्शन जो था हमारे 242 उसमें कितनी थी, 3 साल की, इसमें कितनी हो गई है, 7 साल। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी तो और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब मैं इसमें आपको जैसे ये जो 5 सेक्शन हमने आज पढ़े हैं ये थोड़े से कंफ्यूजन है, तो मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देती हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिए या सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा क्या डिफरेंस है इन 5 में। ओके, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिलीवरी टू अनादर ऑफ कॉइन, डिलीवरी टू अनादर ऑफ कॉइन possessed with the knowledge that it is counterfeit। 239 और 240 सेक्शन जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है डिलीवरी से, कॉइन को डिलीवर करना। ओके, किसी और व्यक्ति को कॉइन को, सिक्के को डिलीवर करना, देना। ये पहले तो उसने पजेस किया इस नॉलेज के साथ कि ये काउंटरफेट वाला कॉइन है। ओके, अपने पास रख लिया, उसके बाद ये जानते हुए कि वो काउंटरफेट वाला कॉइन है उसके बावजूद उसने अपने पास रख लिया और फिर वो उसने किसी और को डिलीवर कर दिया, किसी और को दे दिया, तो वो 239 और 240 में लाइबल होगा। फिर हम 241 पे आए। 241 क्या बोल रहा है, डिलीवरी टू अनादर ऑफ कॉइन एज जेन्युइन, जैसे कि वो रियल कॉइन ही है ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, विच व्हेन फर्स्ट पजेस्ड द डिलीवर डिड नॉट नोन टू बी काउंटरफेट। 241 में क्या डिफरेंस है, वो बता रहा है कि डिलीवरी तो की ये जानते हुए कि काउंटरफेट वाला कॉइन है। ओके, ये जैसे 239 और 240 में जैसे डिलीवरी आया ना, जानते बूझते कि ये काउंटरफेट या कूटकृत वाला कॉइन है उसके बावजूद आपने दिया किसी को, वो चीज आ रही है 241 में भी। पर इसमें इतना सा डिफरेंस है कि जब आपने वो कॉइन लिया, जब आपने वो एक्सेप्ट किया, अपने पोजीशन में लिया, तब आपको ये नॉलेज नहीं था कि वो कॉइन जो है वो काउंटरफेट वाला कॉइन है। आपने उसको एज जेन्युइन कॉइन लिया, एज रियल कॉइन लिया, इसलिए आपने वो एक्सेप्ट किया था। बाद में आपने उसको इंटेंशनली ट्रांसफर किया, वो ऑफेंस है, इसलिए आप 2 साल से लाइबल हैं, 2 साल की पनिशमेंट थी। ठीक है, 241 ही हो गया। अब 242 और 243 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है possession of counterfeit coin by a person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। possession of counterfeit coin by a person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof। अगर कोई पर्सन ये उस टाइम पे पोजेशन लेता है उस कॉइन का, जब वो जानता है, उस लेते टाइम ये जानता है कि ये जो कॉइन है वो जेन्युइन कॉइन नहीं है, वो काउंटरफेट किया हुआ कॉइन है, उसके बावजूद वो उसको रखता है अपने पास, तो वह सेक्शन 243 और 243 में पनिशेबल होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट से हम पूरे 5 सेक्शन आज के पढ़ लिए। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है।